हेलो स्टूडेंट, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द फोटॉन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन of the electron from n equal to 3 to n equal to 1 state is incident on a photosensitive material of a known work function. The photoelectrons are emitted from the material with the maximum kinetic energy of 9 electron volt. Calculate the threshold wavelength of the material used. Okay. तो देखिए बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में दिया है कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो क्या है, वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बच्चों ग्राउंड स्टेट का मतलब आपको तो ये पता है, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर तो उसका Z यानी कि 1 होता है. क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन होता है. और जब इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होता है उस समय बोलते हैं कि हाँ ये ग्राउंड स्टेट में. ठीक है, तो वो उस समय एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का. ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 3 एनर्जी लेवल से 1 एनर्जी लेवल में 3 से 1 में ट्रांजिशन करता है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, जो फोटॉन निकलते हैं, पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में आते हैं तो क्या होता है, फोटॉन निकलते हैं. तो कह रहे हैं जब वो फोटॉन निकलता है तो उस फोटॉन को किसी फोटोसेंसिटिव मेटल पे डाला गया. उस मेटल का वर्क फंक्शन हमको पता नहीं है. ठीक है, लेकिन वो फोटॉन गिरने से मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो हमको बताना है कि उस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा. बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को निकालने के लिए आपको वर्क फंक्शन पहले पता करना पड़ेगा. बिना वर्क फंक्शन के आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं निकाल सकते. तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए बच्चों हमको फोटॉन की एनर्जी पता करनी पड़ेगी कि जो फोटॉन गिरा उसकी कितनी एनर्जी होगी. अब फोटॉन वो आया कहाँ से, वो आया है जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में n = 3 से n = 1 में आता है. अब समझो, आपको पता होना चाहिए कि nth ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में तो उसकी एनर्जी क्या होती है, En बराबर -RSC/n². ठीक है, तो बच्चों n = जब 1 रहा होगा तो एनर्जी कितनी रही होगी, E1 ही. ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर n = 1 यहाँ रख दोगे तो क्या मिलेगा, ये -RSC. इसका मतलब RSC की वैल्यू आ गई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हाइड्रोजन के लिए है. कोई और एटम होता तो Z की जगह अभी जो है 1 न रखते, फिर Z की जो वैल्यू होती है वो रखते हैं. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लिए है इसलिए -RSC आ गया. अब देखो, ठीक है, तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटॉन रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n = 3 to n = 1. जब 3 से 1 में आता है तो उसकी कितनी एनर्जी होती है. देखो तो ये hν लिखेंगे. क्या लिखेंगे, hν. hν बराबर क्या हो जाएगा, E3 - E1. E3 मतलब थर्ड एनर्जी लेवल में जो एनर्जी हो माइनस E1 जो पहले में, भाई तीसरे में था वहां से पहले में आया तो कितनी एनर्जी निकालेगी, जितना दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा तो तीसरे की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए. तो ये बच्चों कैसे बनेगा, तो ये बनेगा hν = E3. देखो n की जगह 3 रख दो हाइड्रोजन वाले एनर्जी में, तो क्या आएगा, ये आएगा -RHc/3². फिर माइनस का E1, जब इसमें 1 रखोगे इसकी जगह तो ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा और बनेगा RHc/1². ध्यान से देखो तो बच्चों hν की वैल्यू क्या आएगी, देखो यह आएगी -1/9 और प्लस का 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, RSC. देखो यहाँ भी RSC, यहाँ भी RSC, बाहर ले लिया. ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ऐसे रहेगा. मतलब hν की वैल्यू आ गई RSC की वैल्यू क्या है 13.6. यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, तो क्या आएगा एलसीएम लेने पे, देखो 9 यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा
-1 + 9/9, ये आ गया एलसीएम लेने पे। तो बच्चों एच न्यू की वैल्यू क्या आएगी 13.6 × 8/9। तो एच न्यू की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आएगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो फोटान निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहाँ पे हम आइंस्टाइन इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आएगा बच्चों, ये होता है एच न्यू बराबर के मैक्स प्लस डब्लू। ठीक है, अगर एच न्यू एनर्जी का फोटान गिरता है तो आइंस्टीन जी ने बताया कि उस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाता है किसी मेटल से। ठीक है, और बचा हुआ पार्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, मतलब के ई मैक्स यहाँ से डब्लू निकल सकता है। क्या निकलेगा बच्चों, तो डब्लू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच न्यू माइनस के ई मैक्स। एच न्यू कितना दिया है बच्चों आपको, एच न्यू अभी निकाला 12.1 माइनस के ई मैक्स कितना है बच्चों 9। तो सॉल्व करेंगे, यह आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन आ गया। हमको तो चाहिए भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब आपको पता होगा कि वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या रिलेशन होता है, अभी जगह कम बची देख लो इसी में। तो बच्चों वर्क फंक्शन बराबर होता है SC/λ0, जहां पर λ0 होती थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और W क्या होता है वर्क फंक्शन। इसका मतलब λ0 की वैल्यू आ जाएगी SC/W, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों जब W इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो SC की एक फिक्स वैल्यू होती है, जो याद कर लीजिए, हमेशा रख दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या होती है बच्चों वैल्यू, वो होती है 1 2 3 7 5। ये SC की वैल्यू रख दीजिए, तो वर्क को लिखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आंसर आता है सीधे बच्चों एंगस्ट्रॉम में। ध्यान रखिएगा SC/W है, SC की वैल्यू क्या लिख देंगे 12 1 2 3 7 5, अपान में वर्क को रखेंगे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो आंसर आएगा वो सीधे एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। मतलब आपका पूरा सोल्यूशन कम हो गया, वरना आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में कन्वर्ट कीजिए, फिर बड़ा सोल्यूशन होता है, वो सब बच जाएंगे आप इससे। तो λ0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 4 × 10⁻⁻7 मीटर। चाहे ये लिखिए चाहे लिखिए, ये आंसर हो गया। इसका मतलब इस समय जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी वो क्या होगी 4 × 10⁻7 मीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों सैंपल पेपर का हम 31 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 31 का ए पार्ट ये है कि ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड नियर ईच अदर। ओके, तो बच्चों कह रहे हैं हमसे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए और 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको ड्रा करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या होता है बच्चों? तो बच्चों द सरफेस एट विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी चार्ज के या ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों तरफ का वो सरफेस जहां पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है सेम रहती है, ऐसे सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बच्चों एक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा जरा देखते हैं। आपको पता है अगर एक कोई सिंगल चार्ज दिया होता, मान लीजिए प्लस चार्ज दिया होता, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज का हमेशा कैसा बनता है सर्कुलर, ऐसे। इसको सेंटर मान के कोई भी सर्किल बना दीजिए, सब क्या होंगे ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। बट यहां पे हमसे कहा गया कि डायपोल का बताइए। तो बच्चों देखो डायपोल आपको पता है ना, 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज जब बहुत कम डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो इस अरेंजमेंट को डायपोल कहते हैं। अब डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा जरा हम ध्यान देते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ऐसा है कि डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा बनता है इस तरह, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा पास पास होती है
और बाहर जाने पर दूर दूर हो जाती हैं, ऐसा कुछ। क्यों? सीधी सी बात है कि याद रखिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होते हैं, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है वहां का इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर दूर हो जाता है। इसलिए एक डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनता है, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस क्यू माइनस क्यू अगर प्लेस्ड है पास पास तो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसा बनेगा, जबकि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का सर्कुलर बनता है। उसको हटा देते हैं क्योंकि हमसे डायपोल का यहाँ पूछा गया। तो ये डायपोल का हो गया। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ऐसा बन गया। फिर हमसे पूछा गया कि फाइंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे लिख देते हैं भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए क्या बनेगा बच्चों? जैसे मान लो एक ये प्लस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आप समझिए इसके बीच में इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगी? थोड़ा सा कम होगी। बीच में एक जगह जीरो भी मिलेगी और यहाँ कम होगी। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगी। भाई इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से भी इधर जुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या है? इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो घट जाएगी। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होती है और किनारे पर ज़्यादा होती है। मैंने अभी समझाया, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो पास पास होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूर दूर होते हैं। बस ये ध्यान रख के बनाना होता है। देखो इसका मतलब बाहर की तरफ पास पास होंगे इक्विपोटेंशियल और बीच में क्या होंगे? दूर दूर होंगे। कुछ ऐसे बन जाएंगे। समझ गए? ठीक है, ऐसे बनेंगे कि किनारे पर पास पास और बीच में दूर दूर, और इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू सेम चार्ज, मतलब टू सेम पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको फटाफट नोट करिए बच्चों। सैंपल पेपर का 31 क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 की power minus 3 meter square and separation between the plates is 3 millimeter. First, calculate the capacitance of the capacitor. Second, if the capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? Third, how would charge on the plate be affected if a 3 millimeter thick mica sheet of K is equal to 6 is inserted between the plates while the voltage supply remains connected? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है और उन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है। इसका मतलब बच्चों ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इनके प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, इसलिए 3 × 10⁻³ मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमको पहले तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर चाहिए, हमको उस कैपेसिटर की कैपेसिटी चाहिए। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, कैपेसिटर है कोई तो ऐसा कुछ होगा, ये कैपेसिटर होगा। ठीक है, इसकी प्लेट्स का एरिया आपको दिया है, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, और इसकी प्लेट्स का एरिया आपको दे दिया है A और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आपको दिया है D। अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ भाई कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो बच्चों कैपेसिटी के लिए क्या होता है? C बराबर ε0 A/D, पता है ना, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C = ε0 A/D। बच्चों ε0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको तो याद कर लीजिए, ये वैल्यू तो आपको याद ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। ए एरिया ऑफ द प्लेट्स कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर अपान में डी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको जब सॉल्व करोगे इससे कटेगा 2 टाइम्स 10⁻³ है, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 17.7 इंटू 10⁻12 फैरेड। पता है ना कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, फैरेड होती है, तो इसीलिए सी आ गया 17.7 फैरेड। ये पहला आंसर। सेकेंड आंसर के लिए बच्चों कह रहे हैं कि अगर इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो हमको बताना है कि अगर यहाँ 100 वोल्ट हमने बैटरी लगा दी है तो यहाँ पे बताना है कितना चार्ज जाएगा। तो आपको पता है ना जब ऐसे जोड़ते हो तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव चार्ज जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा एक तरफ बच्चों निगेटिव चार्ज जाएगा। लेकिन ये हमको पता है जितना एक पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उतना ही दूसरे पर निगेटिव चार्ज जाएगा। इसका मतलब हम Q की वैल्यू निकाल देंगे, वही एक पर पॉजिटिव जाएगा उतना ही एक पर निगेटिव जाएगा। तो Q का फार्मूला क्या होता है बच्चों, चार्ज। तो चार्ज के लिए बच्चों होता है Q बराबर CV। Q बराबर क्या होता है CV। C कितना है बच्चों, C है 17.7 इंटू 10⁻12 इंटू V कितना है, V है आपके पास 100। तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17.7 इंटू 10⁻10 कूलाम। तो Q हो जाएगा 17.7 इंटू 10⁻10 कूलाम। ये चार्ज आ गया किस पर, प्लेट्स पर। इतना एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज होगा। ये बात हो गई। अब बच्चों बात आती है थर्ड पॉइंट की। कह रहे हैं इसकी प्लेट्स के बीच में 3 मिलीमीटर थिकनेस की एक माइका की प्लेट लगा दी गई। बच्चों ध्यान से देखिए, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस भी 3 मीटर है और माइका की प्लेट की थिकनेस भी 3 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये माइका की प्लेट इसके पूरे एरिया को घेर देगी, पूरा इसका एरिया कवर हो जाएगा माइका से। भाई प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 3 मिलीमीटर, माइका की थिकनेस भी 3 मिलीमीटर, तो दोनों उसके बीच में एग्जैक्ट आ जाएगी। इसका मतलब प्लेटों के बीच कंप्लीटली फिल हो जाएगा माइका। तो इस सिचुएशन में बच्चों हमसे पूछा गया उस पर चार्ज कितना जाएगा, Q डैश, ठीक है, जबकि सप्लाई सेम रखते हैं। तो बच्चों आपको पता है अगर K कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं, यहाँ तो माइका फिल किया गया है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है सिचुएशन में, C डैश, ये हो जाती है K एप्सिलॉन 0 A/d। K इसलिए लगा क्योंकि कंप्लीटली फिल है, अगर हाफ मतलब पार्सली फिल होती है तो दूसरा एक फार्मूला होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो C डैश आ गया। अब बच्चों हमको यहाँ पे चाहिए कितना चार्ज आएगा, तो Q डैश बराबर क्या हो गया C डैश V। क्यों, कैपेसिटी हो गई C डैश और वोल्टेज तो V ही है, वैल्यू पुट कर दो। C डैश की वैल्यू क्या है, K एप्सिलॉन 0 A/d इंटू V। ध्यान दो एप्सिलॉन 0 A/d क्या होता है, ये पहले वाली कैपेसिटी थी C, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ KCV। क्या लिख सकता हूँ, KCV। अब बच्चों सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q डैश की वैल्यू क्या आएगी, KCV। तो Q डैश आ गया यहाँ से K की वैल्यू 6, C की वैल्यू C कहाँ गए, यहाँ से भी रख सकते हो। यार देखो CV को आपने सॉल्व किया पूरा, तो CV की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। Q हो गया पहले वाला, तो ये पूरा रख दो, क्या आएगा 17.7 इंटू 10⁻10। तो Q डैश की वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है 1.062 इंटू 10⁻8 कूलाम। क्या बचेगा 1.062 इंटू 10⁻8 कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बाद में चार्ज इतना जाएगा, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए CBSE के सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेज -Q, कैपिटल Q एंड -Q are placed at equal distances on a straight line. If the potential energy of the system of these charges is 0, then what is the ratio of capital Q upon small q? Okay. तो देखिए बच्चों
31 का जो और का ए पार्ट है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि 3 चार्ज हैं, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू और फिर एक है माइनस का क्यू। ठीक है, और कह रहे हैं कि इन सबके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब इन्होंने कह दिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की जीरो। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू। ठीक है, तो हमें कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू बताना है। अच्छा बच्चों देखिए, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पहले निकालिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R, दो चार्ज के बीच का होता था ना, Q1 माइनस Q, Q2 कैपिटल Q अपान इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी x। फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दोनों की, तो ये होगी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q माइनस Q अपान ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों x। फिर बच्चों इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी, मतलब ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच की, फिर इससे इसकी भी निकालनी होती है। लोग यही भूल जाते हैं स्टेप, बस मिस्टेक हो जाती है, तो ये नहीं करनी है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, ये निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 तो माइनस Q, Q2 माइनस Q अपान इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है x प्लस एक्स, यानी कितनी है 2x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। u बराबर अब आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कॉमन है सब में, बाहर ले लो, x भी सब में कॉमन है, बाहर ले लो, कैपिटल Q नहीं सब में है, स्मॉल q सब में, बाहर ले लो, q/x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का कैपिटल Q, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों माइनस का कैपिटल Q, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चला गया, Q और x कॉमन था, बाहर चला गया, तो यानी कि यहाँ बचेगा माइनस का। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का Q अपान 2, प्लस का क्या बचा Q अपान 2। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देना है, जीरो कर देना है, इसका मतलब ये वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो देखो इधर डिवाइड होगी, जीरो में किसी भी चीज़ से डिवाइड करो जीरो हो जाती है, तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस का 2 कैपिटल Q प्लस Q/2 इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, तो Q/2 इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा Q बराबर 4Q, यानी कि Q अपान Q कितना आएगा, ये आएगा 1/4। सो द रेशियो ऑफ कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज 1/4। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 के और का बी पार्ट ये है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट distant small r from the center of the cell outside it. Draw the graph showing the variation of the electric field E with small r for small r is greater than capital R and small r is less than capital R. तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको किसी चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव करना है। ये गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कैसे करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि एक ये सेल है, सेल समझते हो ना, जैसे एक स्फेयर हो जो थिन लेयर से बनाया जाए, बिल्कुल जैसे नहीं गेंद आती है उसके अंदर, मतलब जैसे फुटबॉल कह सकते हो, ठीक है, उसके अंदर कोई मटेरियल ना हो, उस स्फेयर को बोलते हैं सेल। और उसकी जो ये लेयर है ये बहुत थिन होती है बच्चों। तो ये सेल है जिसकी रेडियस उन्होंने कहा कैपिटल R, ठीक है। और इस सेल के बाहर एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है।
और इस सेल पे मान लेते हैं बच्चों कितना चार्ज है, तो इस सेल पे स्मॉल क्यू चार्ज है। तो मान लिया कि सेल पे स्मॉल क्यू चार्ज है और सेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से। स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लिया जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो देखिए इस सेल के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस, ठीक। और इस P पॉइंट के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके चारों तरफ हम एक एरिया कंस्ट्रक्ट करेंगे dA। ये P पॉइंट था, इसके चारों तरफ हमने एक एरिया कंस्ट्रक्ट किया कितना, dA। ये बाहर की तरफ होगा। इस सेल की वजह से यहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किधर होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होती है। और इस छोटे से dA सरफेस से पहले हम पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया dA एट गॉसियन सरफेस। तो कितना होगा बच्चों, इसको d5 से लिखेंगे तो ये होगा E डॉट dA, ठीक है। तो d5 बराबर हो जाएगा E dA cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो d5 बराबर हो जाएगा बच्चों E dA। लिखेंगे यहां पे सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा बच्चों, तो नेट फ्लक्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E dA, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है कि गॉस थ्योरम से, फ्रॉम गॉस थ्योरम जो नेट फ्लक्स होता है ये किसके बराबर होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0। गॉस थ्योरम क्या कहती है, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपान एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है बच्चों, Q। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर E पूरे में कांस्टेंट होगी। ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं कि जहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, मतलब E मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। तो E तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा बच्चों, एरिया का। बच्चों छोटा सा एरिया dA था, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा बताओ, तो बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। अब इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, जहां r होगी इसकी गॉसियन सरफेस की रेडियस यानी कि 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो E कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी Q अपान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस के बाहर, मतलब ये स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। और एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे कभी भी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि अंदर कभी भी गॉसियन सरफेस बनाओगे ना तो वहां से कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं होगा, क्योंकि सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, जो भी चार्ज होता है बाहर भी होता है। तो सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है और अंदर क्या होती है, 0 होती है। इनसाइड द सेल, ध्यान रखना ये इसमें पूछा नहीं गया फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 और एट सरफेस कितनी होती है बच्चों, तो सरफेस के लिए क्या करोगे, स्मॉल r को कम करते 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 यहाँ ले आओ कैपिटल R पे, यानी कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाता है। तो वहां पे E बचता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। क्या बचता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कैपिटल R स्क्वायर।
ये तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाना है विद द डिस्टेंस स्मॉल आर, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए बच्चों, हमको ये पता है कि अगर कोई चार्ज सेल है जिसमें क्यू चार्ज रखा है, किसी सेल पे क्यू चार्ज फैला दिया गया है, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 1/4 पे क्यू पान कैपिटल आर स्क्वायर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? 0 होती है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई चार्ज इंक्लोज नहीं होता, ठीक है। और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वो होती है 1/4 पे क्यू पान स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका बच्चों वेरिएशन कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो हम ऐसा करते हैं कि वाई एक्सिस पे वेरिएशन दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पे हम आर लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों जब 0 होगा स्मॉल आर, मतलब ये यहाँ पे होगा, उस समय तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। कब तक 0 रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाती, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 0 रहेगी। कहाँ तक? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ऐसे इधर भी अगर बनाओगे तो इधर भी 0 मिलेगी, ठीक है। और इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, 1/, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसे घटती है? हाइपरबोला में ना, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही इधर बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह के ग्राफ हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ तक 0 रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो गया विद डिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू सेल। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट ये है कि two cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure. Deduce the expression for the equivalent EMF of the combination, equivalent internal resistance of the combination, potential difference between the points A and B. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको कुछ इस तरह का डायग्राम दिया है। एक सेल ये बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ E1 R1, एक सेल ये बना हुआ है जिसमें लिखा है E2 R2। यहाँ से बच्चों करंट I निकल रही है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार यही डायग्राम ऐसे भी बना होता है। एक सेल यहाँ लगा हुआ है E1 R1, एक यहाँ E2 R2, ठीक है, और ये करंट I निकल रही है। तो दोनों डायग्राम एक ही हैं, और इन दोनों में ही मतलब किसी में भी हम बात कर सकते हैं। तो इसको हम बीच में और लिख देते हैं, मतलब वो डायग्राम बनाओ चाहिए बनाओ, बात एक ही है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है इसका, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। यानी कि यहाँ पे दो सेल अनइक्वल ईएमएफ के लगे हुए हैं, E1 और E2 के, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, और हमको इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है। साथ ही साथ बच्चों हमको ये भी बताना है कि A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम पहले क्या मान लेंगे? मान लेंगे कि पहले सेल से I1 करंट फ्लो होती है। पहले सेल से कितनी करंट निकली? I1, और दूसरे सेल से बच्चों I2 करंट निकलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेल के पॉजिटिव एंड से करंट निकलती है, ये निकल गई। ऐसे कि बाहर कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होंगे, उनसे होते हुए करंट यहाँ वापस आएगी, ठीक है। वापस आते समय आपको पता है जिस सेल से जितनी करंट निकलती है उसमें उतनी ही जाती है। मतलब अगर I1 इधर निकली है तो यहाँ I1 ही जाएगी, यहाँ से अगर I2 निकली है तो यहाँ पे I2 ही जाएगी, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से दो सेल पैरेलल लगे हुए हैं, ये पैरेलल सर्किट हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे भी बच्चों नीचे वाले सर्किट का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? V होगा। यानी कि ये टर्मिनल वोल्टेज V है, EMF E1 है, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज E है, V है, और EMF इसका E2 है। तो फॉर फर्स्ट सेल यहाँ बात करेंगे, फॉर फर्स्ट सेल। तो बच्चों पहले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है याद करो,
ये होता था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो पहले सेल की बात हो रही तो E1 माइनस I1 और स्मॉल r1। ठीक है, यहां से बच्चों हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये क्या आएगी बच्चों, ये आएगी यहां से, भाई देखो I1 निकालना है, इसको इधर लाओ तो क्या बचेगा, I1 R1 पहले निकाल दो तो ये बचेगा E1 माइनस V, या I1 की वैल्यू बचेगी यहां से E1 माइनस V अपान R1। ठीक है, ये I1 निकला है। फिर लिखेंगे फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल के लिए इसी तरह से बात करेंगे। फिर V बराबर क्या होगा बच्चों सेकेंड सेल के लिए, E2 माइनस I2 R2। यहां से आप I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा, E2 माइनस V अपान R2। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, I1 प्लस I2। ये कैसे हुआ, देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि करंट एट अ जंक्शन, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज 0, मीन्स I1 प्लस I2 बराबर I, या हम इसको ऐसे पढ़ते थे, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग फ्रॉम द जंक्शन। तो किधर आ रही कितनी, I1 प्लस I2, जा कितनी रही I। तो I इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, I1 प्लस I2 के। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, I1 की वैल्यू कितनी देखो, E1 माइनस V अपान R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी E2 माइनस V अपान R2। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये सॉल्यूशन करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो जरा इस टर्म को पहले अलग अलग करो, मतलब R1 को इसके नीचे फिर इसके नीचे, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा I इज इक्वल टू E1 अपान R1 माइनस V अपान R1। देखो R1 दोनों के नीचे था तो इसको अलग अलग कर लिया, इसके नीचे फिर इसके नीचे। ऐसे R2 को भी पहले E2 के नीचे फिर V के नीचे, तो क्या बचेगा, प्लस E2 अपान R2 माइनस V अपान R2। तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, ठीक है, ब्रैकेट में, और देखो ये बचेगा माइनस V अपान R1 माइनस V अपान R2। यहां से बच्चों अगर हम माइनस V कॉमन लें तो क्या बचेगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। भाई माइनस V कॉमन ले लिया तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अब बच्चों इस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, ये बचेगा I अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इज इक्वल टू, उधर बचेगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 पहले से था, अपान में क्या बचा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 माइनस का V। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं V को, इस टर्म को उधर ले जाते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, V इज इक्वल टू लिखा जा सकता है E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान, ठीक है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये इधर आया प्लस का हो गया था तो इधर से ये जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये उधर हो गया तो क्या बचा माइनस का I अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। बच्चों ये इक्वेशन बन गई। अब जरा ध्यान दो, आपको पता है कि अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ E इक्विवेलेंट मान लेते, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या मान लिया, E इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जगह सोचो केवल एक ईएमएफ लगा हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, जैसे इस डायग्राम को हटा दें, ये दोनों एक ही समझिए आप। तो अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ये मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इस पे लिखा होगा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये I करंट जाएगी, मतलब इन दोनों की जगह ये एक सेल माना जा सकता है ऐसा। तो इस सिचुएशन में बच्चों क्या होगा जरा ध्यान दो, तो इस सिचुएशन में भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें भी V होगा, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा उसका भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही हो रहा है, यहाँ भी V यहाँ भी V, तो ये V हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख सकते थे जैसे E माइनस आई आर लिखते थे, तो E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें E इक्विवेलेंट का फार्मूला मिल गया, क्या मिला बच्चों, ये मिला E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2
1/R1 प्लस 1/R2 बराबर इक्विवेलेंट। ये हो गया। या इसको आप सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम ले लो ना, यहाँ से एलसीएम क्या बचेगा, E1R2 प्लस E2R1 अपान R1 प्लस R2। सेम ऐसे ही अगर R इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये कितना निकल रहा भाई, देखो R इक्विवेलेंट, I के साथ R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1/R1 प्लस 1/R2। इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट, देखो इसको इधर ले आओ, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, क्या बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हो R1R2 अपान R1 प्लस R2। तो दोनों आंसर सही है, चाहिए लिखिए चाहिए लिखिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब पूछा गया था A से B का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए A से B का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB है ना, यही V वाला होगा, यानी कि ये होगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। इससे आप कर सकते हो बच्चों। इस फार्मूले को लिखने का एक यहाँ से और आपको इजी वे में एक चीज पता चल गई कि अगर 2 से ज्यादा सेल लगा दिए जाए तब भी आप इसी तरह ये फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सोल्यूशन हो गया, बट अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन में 3-4 सेल भी आपसे कहा जाए, मतलब आपसे ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए, ठीक है ये सोल्यूशन तो इधर कंप्लीट हो चुका है, इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बहुत सारे सेल लगे हुए, जैसे ये लगा हुआ है एक, ये E1 R1, ये सेल लगा हुआ है E2 R2, फिर लगा हुआ है E3 R3, फिर और एक और लगा दो, मतलब कुछ भी कितने भी सेल लगे हों डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा जाए तो बच्चों आप इस फार्मूले से लिख सकते हो। कैसे, जितने भी सेल लगे हों सब में क्या करना है बच्चों, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी n सेल हैं En/Rn तक, अपान में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब अगर जितने भी सेल दे दिए जाए 10 सेल 20 सेल 50 सेल, सबका आप इक्विवेलेंट ईएमएफ एक लाइन में निकाल सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट ये कितना आएगा, ये आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, n अगर लगे हुए सेल तो n रेजिस्टेंस तक ऐसे ही पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो बच्चों इन दो फार्मूले की हेल्प से आप कितने भी सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें तो केवल यहाँ तक करना है, छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।